Students, today we are going to start a new chapter which name is ray optics. Its other name also called is geometrical optics. Geometrical optics. So this you must have read in your 10th standard, where you have read about the mirror, the lens, the image formation and everything. So it is going to be similar chapter, and we will study this. And there is two things, like if you will see the physics, optics. Okay, so what is optics? The optics is branch of physics, because you know that I'm teaching physics, and if I'm teaching optics into that, then this is going to be a branch of physics. Okay, branch of physics which will deal with the behavior of light. Okay, deal with the behavior of light. And you know that light is electromagnetic wave. Okay, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. तो ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट का बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, एंड अदर EM waves also, not only the light but also and other electromagnetic waves. Okay, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है. इसका वेटेज आपके किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे, नीट देखिए, IIT देखिए, काफ़ी ज़्यादा रहता है. और इसमें धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जाएगा. और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको दोबारा कहने की ज़रूरत भी नहीं है. आप किसी भी साल का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, दिस विल हैव एटलीस्ट 7 to 8% वेटेज. ओके, 7 to 8% वेटेज ऑप्टिक्स का तो रहता ही है. इस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर दो चैप्टर पढ़ेंगे, एक तो रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहिए, और दूसरा वेव ऑप्टिक्स. तो हमारे सिलेबस में एक तो हम लोग GO बोल दीजिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स. ओके, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स. तो अभी देखिए, कोई भी जैसे हम लोग देखेंगे कि कहीं पे भी हम लोग जब लाइट की बात करते हैं तो उसमें हम दो चीज़ की बात करते हैं, एक तो मिरर. ओके, मिरर दर्पण, और दूसरा लेंस. तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि लाइट का जो वेव लेंथ होगा, ओके, लाइट का जो हमारा वेव लेंथ है वो हमारे जो मिरर है या जो लेंस है उसका कितना डायमेंशन होता है. ओके, इसका अगर हम लोग डायमेंशन देखेंगे तो मिरर कितना बड़ा रहता है, लेंस कितना बड़ा रहता है, उस हिसाब से अगर हम लोग लाइट का वेव लेंथ देखेंगे तो लाइट का वेव लेंथ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, निगलिजिबल होता है. किसके मुकाबले? ऑर्डिनरी मिरर और लेंस के साइज के हिसाब से. ओके, तो आपको पता है कि ए लाइट बीम, प्रकाश की पुंज, लाइट बीम को हम ट्रेस कैसा कर सकते हैं? कैन बी ट्रेस्ड एज ए रे. किरण की तरह, प्रकाश की किरण की तरह से हम लोग इसको ट्रेस कर सकते हैं. और इसका जो प्रोपेगेशन का कुछ न कुछ नियम होता है, जैसे आपको पता है लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, जितने एंगल पे आता है उतने पे जाता है. तो इस हिसाब से जो है इसका प्रोपेगेशन का कुछ रूल होता है, ज्योमेट्रिकल रूल. तो लाइट कैन बी ट्रेस्ड एज ए रे. ओके, हुज प्रोपेगेशन यानी लाइट का जो प्रोपेगेशन होगा वो इज गवर्नड बाय, यानी इसको हम दे सकते हैं किसके थ्रू? गवर्नड बाय सिंपल जियोमेट्रिकल रूल्स. ओके, अच्छा, तो ऑप्टिक्स का वो पार्ट जो इससे डील करता है, किससे? रे के हिसाब से जो उसका ट्रेवल हो रहा है लाइट का, उसको जो ऑप्टिक्स का ये रूल है, रूल्स. ऑप्टिक्स का वो ब्रांच जो रे
लाइट बीम का रे प्रोपेगेशन को स्टडी करता है, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो अब हम लोग देखेंगे कि लाइट का फिर प्रोपेगेशन होता कैसा है। तो हम लोग अब देखेंगे प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। क्या देखेंगे? प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट कैसा ट्रेवल करता है। तो सबसे पहला बात है आपको कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। दूसरा, ये मीडियम में भी ट्रेवल करता है और वैक्यूम रहेगा तो भी, मीडियम एंड वैक्यूम दोनों ही में ट्रेवल ये कर सकता है। इसके बाद लाइट अपना पाथ कब चेंज करेगा? लाइट चेंजेज इट्स पाथ, चेंजेज इट्स पाथ कब? लाइट अपना पाथ कब चेंज करेगा? जब इसके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए या मीडियम का चेंज हो जाए। दो तरीके से, इफ ऑब्जेक्ट इज इन इट्स पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, ओके। दूसरा क्या हो सकता है? इफ मीडियम चेंजेज। तो ये दो ही कंडीशन में जो है लाइट अपना पाथ चेंज करेगा, ओके। तो ये जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ओके। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इसका क्या मतलब? मान लीजिए यहाँ पे ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है और ये दोनों मान लीजिए सेम मीडियम में है, ओके, सेम मीडियम में है। अगर कोई लाइट ए से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ और बी के थ्रू पास हो रहा है लाइट, तो इसका सिंपल मतलब होता है कि ये ए से बी के बीच में आने वाले, ए से बी के बीच में आने वाले सारे पॉइंट से ये लाइट पास हुआ रहेगा। क्या बोल रहा हूँ? लाइट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड passes थ्रू another पॉइंट बी इन द सेम मीडियम। क्या बोल रहा हूँ? ये ए और बी जो पॉइंट है वो क्या है? सेम मीडियम में है। तो लाइट जो ए से स्टार्ट हुआ और बी से पास किया, तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन हम ए बी बनाएंगे, इसके सारे पॉइंट से पास हुआ रहेगा। और इसी स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट, ओके। क्या बोलते थे हम लोग? मान लो कि ए से स्टार्ट हुआ बी को गया, तो ऐसे करके जो मान लो लाइट गया, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? रे ऑफ लाइट। स्ट्रेट लाइन होता है। रे ऑफ लाइट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। अब क्या होता है? अगर जैसे कोई भी लाइट रे है तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? तो जैसे कोई सोर्स है लाइट का, कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। लाइट का सोर्स क्या क्या हो सकता है? सन हो सकता है, और बिजली का बल्ब भी हो सकता है। कोई बोलेगा मरकरी बना दो, हमको मरकरी अच्छा लगता है, मरकरी हो सकता है। तो क्या होता है ना, लाइट का जो रे है, ओके, लाइट रे सोर्स के पॉइंट से, मान लो ये सोर्स है तो इसके पॉइंट से स्टार्ट होगा। सोर्स से ही तो आएगा लाइट। लाइट कहाँ से और आ सकता है? सोर्स से आएगा, ऐसे करके स्टार्ट होगा और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। जैसे निकला, मान लो ऐसा निकला तो इधर ही जाएगा, ऐसा निकला तो इधर ही जाएगा। तो लाइट का जो रे है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। कब तक? जब तक ये या तो किसी ऑब्जेक्ट पे ना पड़ जाए, या किसी दो मीडियम
अभी बताया था, या तो ऑब्जेक्ट आ जाए इसके पास में या मीडियम चेंज हो, तो ये तब तक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता रहेगा जब तक इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट ना आ जाए, या इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ना आ जाए, या ये दो मीडियम को जो सेपरेट कर रहा है उस बाउंड्री पे ना गिर जाए। तो ये तो तुम समझ गए रे ऑफ लाइट। तो एक होता है कि फिर बीम ऑफ लाइट क्या होता है, देखो बीम ऑफ लाइट। तो अब लाइट कभी भी निकल रहा है तो एक रे तो निकलेगा नहीं कि एक ही रे निकाल दिए हो गया। देखते होगे अभी ये पूरा रूम लाइट हो रहा है, तो इसका मतलब बहुत सारा रे इसमें होगा। तो उसी का जो बंडल हम जब देखते हैं, ईच रे को मिला के बहुत सारा बंडल बनता है, मतलब एक बंडल बनता है। वो बंडल ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोल देते हैं, बंडल ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। बंडल ऑफ लाइट रेज। तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज बोला जाता है, समझे, पढ़े होगे तुम लोग 10th में। चलो आगे। तो अब सुनो, तुमको हमने बताया कि ये वैक्यूम और एयर में या गैस में तो ट्रेवल करता ही है। लाइट सॉलिड और लिक्विड, कुछ सॉलिड और कुछ लिक्विड के अंदर भी ट्रेवल करता है। तो लिखो कि अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम, दो बार लिखते, अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम एंड गैसेस। इसका क्या मतलब है कि गैस और वैक्यूम के अलावे लाइट कैन ट्रेवल थ्रू some liquids and solids, some liquids and solid। अब देखो सम लिखा है, ऑल नहीं लिखा है। सारे सॉलिड से पास नहीं करेगा, सारे लिक्विड से पास नहीं करेगा, लेकिन कुछ लिक्विड और कुछ सॉलिड ऐसे मिलेंगे जिसके थ्रू भी लाइट पास हो सकता है। अब देखो तुमको पता होगा पारदर्शी क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, इसको लिख लो पारदर्शी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, ये ऐसा मीडियम होगा जिसमें लाइट फ्रीली बहुत दूर डिस्टेंस तक जा सके। तो लिखो ट्रांसपेरेंट मीडियम किसको बोलते हैं, ये लिखो ट्रांसपेरेंट मीडियम, ए मीडियम in which light can travel freely। देखो लाइट फ्रीली ट्रेवल कर रहा है ओवर लार्ज डिस्टेंस, मतलब काफ़ी डिस्टेंस तक, ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। ओके, ऐसा मीडियम जिसमें लाइट फ्रीली बहुत लार्ज डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, जैसे इसका एग्जाम्पल लेंगे तो क्या ले सकते हैं हम लोग, वाटर, ग्लिसरीन, ग्लास, मान लो प्लास्टिक ऐसा जो पूरा क्लियर हो, क्लियर प्लास्टिक्स, ये सब ट्रांसपेरेंट होता है। फिर क्या होता है, ओपेक, ओपेक, OPAQUE, ओपेक मीडियम क्या होगा, अपारदर्शी इसको बोलते हैं, ऐसा मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल नहीं कर सकता है। लिखो कि ए मीडियम इन विच लाइट कैन नॉट ट्रेवल, लाइट कैन नॉट ट्रेवल। इसका एग्जाम्पल बताओ, मान लो लकड़ी, लकड़ी में कभी लाइट बहते देखा क्या, कि लकड़ी को उस तरफ बल्ब जलाए इस तरफ दिख रहा है, वुड हो जाएगा, मेटल हो जाएगा लोहा जैसा, ब्रिक्स हो जाएगा ईंट। पता चला एक घर में लाइट जलाए हैं, दरवाज़ा बंद है, तब भी दूसरे घर में लाइट हो रहा है, ऐसा तो होता नहीं। अब देखो तीसरा जो हमारा है वो है ट्रांसलूसेंट, इसका हिंदी तुम लोग बताओ क्या होगा, ट्रांसलूसेंट। ओके, तो जैसे कुछ मटेरियल है जिसमें
लाइट कैन ट्रेवल सम डिस्टेंस, थोड़ा ही दूर तक जा सकते हैं। ओके, ये नहीं कि पूरा दूर दूर तक लाइट जा रहा है उसके अंदर से। और इसका लाइट का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बट लाइट कैन ट्रेवल टू सम डिस्टेंस बट इंटेंसिटी कम हो जाता है लाइट का, पूरा जितना रहता है उतना नहीं जाता है। कागज को उस तरफ देखो, इंटेंसिटी गेट्स रिड्यूस्ड, गेट्स रिड्यूस्ड रैपिडली, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। जैसे एग्जांपल ऑयल, समझे, ऑयल। और भी एग्जांपल इसका होता है, तुम लोग देखो। तो अब हम लोग देखेंगे, अब देखो ये जो तुम्हारा ऑप्टिक्स है ना, इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो पूरा चैप्टर में बस इतना ध्यान रखना कि दो ही चीज़ पढ़ेंगे, उसी का अलग अलग रहेगा। एक तो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, ओके, और दूसरा पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अब उसी का अलग अलग चीज़ से पढ़ेंगे, लेंस से पढ़ेंगे, मीडियम अलग, दो मीडियम होता रहेगा। इसके बाद तुम प्रिज्म से देखेगा, स्फेरिकल वो हो जाएगा, स्फेरिकल, या तुम समझो ना रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल कर्वेचर बोल दो तुम, ऐसा टाइप का। जैसे हम लोग देखेंगे स्फेरिकल का ही काट के लेंस भी बनता है। ओके, तो कुल मिला के कनकेव कन्वेक्स लेंस रहेगा। वैसे मिरर में तुम देखोगे तो प्लेन मिरर के थ्रू देखोगे, दूसरा कर्व मिरर। अब कर्व मिरर में क्या आ जाता है बताओ, कर्व मिरर में तुम्हारा आ जाएगा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ऐसे करके देखेंगे और इसी के आधार पे क्या क्या फिनोमिना देखा जाता है। जैसे इसके आधार पे जो तुम फिनोमिना देखेगा तो उसमें तुम देख लोगे कि कैसे पंछी ऊपर उड़ रहा है, पानी में मछली है, उसको कैसा अपेरेंट हाइट, अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट हाइट, अपेरेंट डेप्थ। फिर तुम लोग देखोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर इसी में देखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कि अगर एक लेंस नहीं है, दो चार तरह का लेंस जोड़ दिया है। वैसे उधर पढ़ोगे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस प्लस मिरर का भी क्वेश्चन आता है। और वहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा दो तरह का मिरर को कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। तो कुल मिला के कंफ्यूज नहीं होना है, यही चीज़ रहेगा। अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग ये चीज़ देखेंगे। ओके, चलो तो आराम आराम से देखते रहो। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है क्योंकि ऑब्वियस बात है, इससे क्वेश्चन आता है तो थोड़ा टाइम लगेगा और कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप होगा। तुम लोग देखते जाओ आराम आराम से और सवाल प्रैक्टिस करना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। तो देखो, जब भी कोई लाइट का रे होता है वो दो मीडियम को सेपरेट करने वाले बाउंड्री पे स्ट्राइक करता है। जैसे देखो कोई लाइट, ये है तुम्हारा बाउंड्री, ओके, ये है तुम्हारा बाउंड्री। कोई भी लाइट का रे अगर दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, मान लो ये क्या है, अगर मिरर है, मान लो ये मिरर है, तो ये किसका बना होगा, ग्लास का। इसके ऊपर में क्या होगा, एयर। तो जब भी कोई लाइट रे इस दो मीडियम ग्लास और एयर को सेपरेट करने वाले बाउंड्री पे गिरता है, तो इसका कुछ पार्ट होता है जो कि जैसे एयर से आया था तो एयर मीडियम में ही बाउंस बैक कर जाता है। समझ रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लिखो कि व्हेन
light rays strike the boundary of two media, the boundary of two media such as air and, क्या था यहाँ पे, एयर एंड ग्लास, ये डी है, एयर एंड ग्लास, देन ए पार्ट ऑफ, यानी कुछ भाग, ए पार्ट ऑफ लाइट, प्रकाश का कुछ भाग, इज बाउंस्ड बैक, वापस चला जाता है, बाउंस बैक हो जाता है, किस में, सेम मीडियम में, इनटू द सेम मीडियम। देखो जिधर से आया था, एयर से आया था, एयर को ही वापस चला गया, सेम मीडियम, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। ओके, अब रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, क्या क्या होता है, देखो, एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, अब किसको, रेगुलर को ही स्पेक्युलर भी बोलते हैं, स्पेक्युलर, SPECULAR, रेगुलर या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ये कब होगा, जब रिफ्लेक्शन, व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम ए परफेक्ट प्लेन सरफेस। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, कि मान लो ऐसा एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, उभर खाभर नहीं है, प्लेन है, उससे जब रिफ्लेक्शन होगा, आया गया, इसे करके मान लो आया गया, तो इसको, ये जो रिफ्लेक्शन होगा प्लेन सरफेस से, उसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें देखो क्या होगा, इसमें अगर पैरेलल रे आ रहा है ना, पैरेलल रे आ रहा है तो पैरेलल ही वापस भी जाएगा। मान लो इन दोनों के बीच का दूरी पहले डी था, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी इन दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, डी ही रहेगा। यानी क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल रेज, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिमेन्स पैरेलल, जो रे पहले से पैरेलल था रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल रहेगा। दूसरा लिखो डिफ्यूज्ड, नामे से लग रहा मिक्स हो गया, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ये किससे होगा बताओ, व्हेन सरफेस इज रफ, व्हेन सरफेस इज रफ, तो क्या होगा, अब मान लो ऐसा ऐसा करके सरफेस है, ठीक है, सरफेस कैसा है, रफ है, तो कोई कहूँ से आके किधरों की तरफ जा रहा है, देखो इधर आया, इधर चला गया, तो कोई किसी भी एंगल पे जा रहा है, समझे क्या, मान लो इससे टकराए तो उधर जा रहा है, इससे टकराए तो इधर जा रहा है, तो ऐसे करके ये ना अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या होगा कि अगर सरफेस रफ है, व्हेन सरफेस इज रफ, तो लाइट रिफ्लेक्टेड, देखो लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ इट्स प्लेन सरफेसेस इन इर्रेगुलर डायरेक्शन, किस में जाएगा, इर्रेगुलर डायरेक्शन में जाएगा, कोई किधर भी, इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज डायरेक्शन। और इसी प्रोसेस के कारण हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन से देख पाते हैं। क्या बोल रहा हूँ, लिखो ये स्टार लगा के, अगर डिफ्यूज
रिफ्लेक्शन नहीं होता तो किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए तुमको किसी पर्टिकुलर जगह जाना पड़ता जहाँ पे उससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रहा है। लिखो दिस प्रोसेस इनेबल्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं फ्रॉम एनी पोजीशन, ओके। किसके कारण? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के कारण। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या देखेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ लोग सोच रहे हैं सब तुम मत पढ़ के आओ 10th में, मन ही मन सोच रहे अभी तो एक नींद भी मार सकते हैं। भाई नींद मत मारो बे, बीच में कुछ नया बता देंगे छूट जाएगा तुम्हारा। तो सुनो, सबसे पहला बात सुनो कि तुमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे जो होता है तुम्हारा, इंसिडेंट रे, दूसरा क्या होता था? रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा क्या होता था? एंड नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, लाइज इन द सेम प्लेन। दूसरा क्या बात बताते हैं हम लोग कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से लिखते हैं, इसको हम लोग आर से लिखते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब मान लो इसका क्या मतलब हुआ? मान लो ऐसे करके तुम्हारा एक टेबल दिया हो, ठीक है, ये टेबल। तो हम बोल रहे हैं कि अगर तुम ऐसा कोई एक प्लेन ले रहे हो, ठीक है, ये एक प्लेन लिया तुमने, ये एक ऐसा करके प्लेन है, ठीक। तो तुम्हारा अगर ये पॉइंट पे कोई इंसिडेंट रे आ रहा है, चलो हम कलर चेंज करते हैं, अगर ये इस प्लेन पे कोई गिर रहा है और इस पे जा रहा है सीधा सीधा, और इसके बीच में हम लोग क्या बनाते हैं? नॉर्मल। यहाँ पे पॉइंट पे 90 डिग्री का एक एंगल खींच देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो ध्यान देने वाला क्या बात है कि ये जो ऐसे करके दीवार था ना, उस पर अगर इंसिडेंट रे आ रहा है उसी पे ये भी जाएगा, और नॉर्मल, ये तीनों सेम दीवार पे रहेगा, यानी सेम प्लेन में रहेगा। अब ये लिखने का ज़रूरत है क्या कि इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो गिर रहा है, आपतित किरण जो जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। और एक बात जो हमेशा ध्यान रखने का है, जिसमें गलती कर दोगे तुम, वो है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हो ना, ये आए, तो तुम लोग नॉर्मल से नहीं लेता भाई, तुम लोग इधर हॉरिजॉन्टल से ले लेता, गलत कर देते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल से नापना, ये लिख लो, दिमाग में बैठा लो इस बात को, ओके। तो ऐसा होता है। तो अब देखो जैसे क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। मान लो ये प्लेन मिरर है, रिफ्लेक्शन मिरर से होगा, तो ऐसे करके आया, ऐसे करके गया, ठीक है। ये पॉइंट को हमने ओ बोला, ये पॉइंट है तुम्हारा, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? नॉर्मल। तो नॉर्मल के डायरेक्शन में नॉर्मल आई कैप बोलेंगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम ई बोल देंगे, और रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में हम लोग आर कैप बोल देंगे। वेक्टर पढ़ के आए हो ना, तुमको पता है ये एंगल अगर थीटा हम मानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी कितना आएगा? थीटा। ऐसे ही अगर हमारा एक ऐसा टाइप से कर्वेचर वाला मिरर है और एक ऐसा टाइप से कर्वेचर वाला मिरर है, बात तो बराबर रहने वाला है, ऐसे आएगा तो ऐसे ही जाएगा, बीच में नॉर्मल हो, ये पीछे खाली कलर कर दो, तो मिरर तो किसी भी तरीके का हो सकता है। ये है हमारा नॉर्मल, ये है थीटा, ये है थीटा, ये आ रहा है, ये जा रहा है, इसमें पीछे की तरफ कर दो, कलई कर दिया। तो
तो मान लो इस पॉइंट पे आया तो इसी पॉइंट पे ऐसे करके जाएगा, बीच में लाइन खींच दोगे जो कि 90 डिग्री बनाएगा। ओके, चलो एक बात तो तुम लोगों को क्लियर है कि बीच में नॉर्मल होता है, इंसिडेंट रे होता है और रिफ्लेक्टेड रे होता है। तुम चाहो तो यहाँ भी छोटा सा डॉटेड लाइन खींचो, तुम चाहो तो इस पॉइंट पे भी एक ऐसे करके लाइन खींच लो कि उस पॉइंट के जो टाइंजेंट है उसके नॉर्मल खींचना है तुमको। कोई भी मिरर है उसका जिस पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो रहा है उस पॉइंट पे तो एक ही टेंजेंट खींच सकते हो ना भाई, उससे हमको ये करना है। तो जब हमको एक जो फार्मूला है अभी तुम लोग लिख लो, सवाल में हम लोग इसका यूज़ करेंगे कि जब वेक्टर फॉर्म में हम क्या बोलते हैं कि आर वेक्टर जो होगा रिफ्लेक्टेड वाला वेक्टर होगा तुम्हारा इंसिडेंट वेक्टर माइनस 2 इंटू इंसिडेंट वेक्टर डॉट नॉर्मल इंटू एन कैप। समझे? क्या समझे? आर वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर माइनस 2 ई डॉट एन इंटू एन कैप। लिख लो, आगे चलो। अब समझने का बात करो तो ये बेस है, बहुत सारा बात है। तो सबसे पहले लिखो रेक्टी LINE रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब होता है चलना, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट का रेक्टिलिनियर यानी एक लाइन के लॉन्ग मोशन। तो लिखो इन ए होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम, इन ए होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट समझते हो ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम। होमोजीनियस है, देखो मीडियम में हेटेरो मत लगाओ, एक समान होना चाहिए कंपोजिशन, होमोजीनियस होना चाहिए। तो होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जो रहेगा वो ट्रेवल्स इन कौन सा लाइन भाई? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, अब लिखो एक चीज़ और लिखो, इसका मतलब बताओ। व्हेन ए रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए बाउंड्री, नॉर्मली ऑन ए बाउंड्री, किसी बाउंड्री पे कोई रे नॉर्मल यानी 90 डिग्री बना के गिरे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेज यानी वापस चला जाता है, जैसे आया था वैसे रिट्रेसेज इट्स पाथ। तो अगर तुमको कोई बोले हमको रिट्रेस करके बताओ तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि नॉर्मल पे लाइट को फॉल कराना पड़ेगा। इसका क्या मतलब, जैसे ये आया वैसे ही वापस भी चला जाएगा। अगर ये एंगल कितना है 90, अगर ये एंगल 90 हो गया तो इंसिडेंस एंगल बराबर हो जाएगा तुम्हारा रिफ्लेक्शन एंगल बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। समझे? क्योंकि नॉर्मल पे ही गिरा तो नॉर्मल से क्या ही अलग एंगल बनाएगा। ऐसे ही अगर ये इस तरीके का मिरर होता है तो इसको कौन सा मिरर बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, और दूसरा कौन सा मिरर होता है? ऐसा टाइप वाला, इस मिरर का पेट बाहर निकला हुआ है। तो इस मिरर को क्या हम लोग बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। तो मान लो क्या होगा, देखो अगर कोई रे ऐसा करके ऐसे का गिरे या ऐसे का ऐसे गिरे तो क्या हो जाएगा, जैसे आया वैसे चला गया। अब ये जिस सर्किल से बना होगा उसका कुछ न कुछ सेंटर यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ भाई? पीछे इसका सेंटर इधर की तरफ आएगा, तो मान लो उसको हम लिख देते हैं सेंटर सी, लिख देते हैं सेंटर सी। तो अगर कोई लाइन ऐसे का ऐसा गिरता है, ऐसे का ऐसे, तो देखो
ये भी तो इस पॉइंट पे तो नॉर्मल ही बना रहा है। यानी कोई भी तुमको पता है अगर ऐसा रे आता है जो इसके सेंटर से पास करे, सेंटर से पास कर रहा है, तो वो रीट्रेस करेगा, समझे। मान लो ये ऐसा रे है जो गया सेंटर से पास होकर टकराएगा, तो ये वापस भी ऐसे ही आएगा इसी लाइन पे। तो समझो क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हो। इस सेंटर को अगर इसको भी बढ़ाओगे तो सेंटर पे मिलेगा। तो अगर कोई ऐसा रे गिरे तो सीधा ही वापस आएगा। अब देखो सबसे पहले बात कि ये लाइट आ रहा है, मान लो ये लाइट